हेलो बच्चों, देखो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक साइज़ की। और हमने कहा था कि कोवेलेंट रेडियस, अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू अगर दो एटम्स अटैच्ड हैं तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द साइज ऑफ या रेडियस ऑफ द एटम, जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ऐसे ही कई एलिमेंट्स मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन। मेटालिक रेडियस भी डिफाइन करते हैं, मेनली एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। तो लिखो सेकंड, फर्स्ट सेकंड या ए बी जो भी लिख रहे थे तुम, मेटालिक रेडियस। एप्लीकेबल मेनली फॉर मेटल्स, जो मेटल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हों। तो मेटल एटम्स जो होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं, तो जो लैटिस के अंदर जो मेटल एटम्स हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है उसका 1/2 कर दो तो दिस इज मेटालिक रेडियस। तो इट इज 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस it is 1/2 of the internuclear distance of metal atoms in crystal lattice. क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो 1/2 ऑफ द न्यू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है उसका ये वैल्यू होती है मेटालिक रेडियस। जैसे कोई मेटल है, उसकी अपनी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। सॉलिड स्टेट में पढ़ते भी हैं हम इस चीज़ को, एक चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट 12th क्लास के एनसीईआरटी में होता है कि मेटल के एटम्स जो हैं वो एक डेफिनेट पॉइंट्स पर होते हैं इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लाइक क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, सो मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर। और उसके अंदर मान लो ये मेटल एटम्स हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। हालांकि 2D रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि कोई भी स्ट्रक्चर होती है सॉलिड की तो वो 3D होती है। ये मेटल एटम्स हैं, ये इनके न्यूक्लियस हैं। तो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है d, इसका आधा कर दो यहां तक तो थोड़ा सा एक्चुअल साइज से लार्जर होते हैं। तो R मेटालिक इज इक्वल टू D/2। और यहां से साफ हम कह सकते हैं कि मेटालिक रेडियस इज स्लाइटली लार्जर देन द एक्चुअल साइज। कोवेलेंट रेडियस में क्या पढ़ा था आपने कि कोवेलेंट रेडियस इज स्लाइटली स्मॉलर देन द एक्चुअल रेडियस, बट फिर भी साइज का आइडिया तो लग ही रहा है ना। तो लिखेंगे यहां पर मेटालिक रेडियस इज स्लाइटली लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस। तो एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा बड़ा होता है मेटालिक रेडियस। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं मेटालिक रेडियस अप्लाइज मेनली फॉर मेटल्स। मेनली फॉर मेटल्स, तो ये मेटल्स पे अप्लाई करता है। एंड द थर्ड वन इज वॉन डर वाल्स रेडियस। ये क्या है, थोड़ा समझने वाली बात है। ये जो एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से बनाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा सुटेबल साइज मेजर करने का तरीका क्या हुआ, कोवेलेंट रेडियस मेजर कर लो, फाइन। कई एलिमेंट्स मेटल्स बहुत बढ़िया से एग्जिस्ट करते हैं मेटालिक फॉर्म में। पीरियोडिक टेबल के 70% एलिमेंट्स, नियरली 70% एलिमेंट्स मेटल्स ही हैं। तो उनके लिए मेटालिक रेडियस ऑल्सो कैन बी डिफाइंड कि मेटल एटम्स होते हैं, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नियरेस्ट एटम के बीच का आधा कर दो तो यू विल गेट द मेटालिक रेडियस। व्हाट इज वॉन डर वाल्स रेडियस? वॉन डर वाल्स रेडियस मोस्ट इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं, इनएक्यूरेट रेडियस। इट इज़ नॉट प्रिफर्ड, बट हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसे का क्या करोगे, ना तो कोई वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और ना ही वो मेटल्स के रूप में, मेटालिक क्रिस्टल्स के रूप में एग्जिस्ट करें। तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन वाले केसेस में ना तो उनका कोई कोवेलेंट कंपाउंड बनता, और जब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बन रहा, तो कोवेलेंट रेडियस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। मेटल्स के रूप में वो एग्जिस्ट नहीं करते तो मेटालिक रेडियस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो फिर क्या करें, साइज ना मेजर करें क्या, ना करना तो पड़ेगा, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैसेस के मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, सॉरी एटम्स है तो,
इनको पास पास लेके आओ, जितना पास ला सकते हो। पास कैसे लेके आए? लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, सॉलिड में कन्वर्ट कर दो। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होता है, एटम्स आर क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, एटम्स आर इन क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, बिल्कुल पास पास होते हैं। लिया है पास पास, और जो उनके सेंटर टू सेंटर मिनिमम डिस्टेंस है उसका आधा कर दो, तो दैट इज वॉन डर वाल्स रेडियस। बट स्टिल दिस इज मच मोर एररफुल। वॉन डर वाल्स रेडियस इज स्टिल मच ग्रेटर देन द एक्चुअल रेडियस। तो सबसे ज़्यादा एरर जो होती है या सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेसी होती है साइज मेजरमेंट में, वो किस में होती है? वॉन डर वाल्स रेडियम में। बट फिर भी हीलियम नियॉन आर्गन के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचता, यही रेडियस हम मेजर कर पाते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस। कैसे? मेनली अप्लाइज टू, mainly used for helium, neon, argon, etc., for which covalent or metallic radii cannot be measured। ये मेनली उनके लिए अप्लाई होता है जहाँ पर जो हीलियम नियॉन आर्गन जो कि ना तो मेटल्स के रूप में एग्जिस्ट करें तो मेटालिक रेडियस पॉसिबल नहीं है, ना ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो कोवेलेंट रेडियस पॉसिबल है, इन केसेस में नहीं पॉसिबल है। तो फिर क्या करते हैं? सच हीलियम नियॉन आर्गन सब्सटेंस इज ब्रॉट इनटू द लिक्विड और सॉलिड फॉर्म सो दैट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, एंड देन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दोगे, मिनिमम डिस्टेंसेस का विल बी द वॉन डर वाल्स रेडियस। तो करते क्या है? इट इज मेजर्ड इन सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस so that atoms, molecules are in close proximity, proximity मतलब nearness, है क्या ये? 1/2 of, it is 1/2 of minimum internuclear distance। जैसे एग्जाम्पल देखो, हीलियम है, मान लो हीलियम को मैं लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं, तो हीलियम मान लो लिक्विड या सॉलिड के रूप में लिया तो हीलियम के एटम ये रैंडमली अरेंज हो गए, ये रहे। मान लो सबसे क्लोज ये दो एटम हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मेजर कर ली d, तो बस R वॉन डर वाल्स कितना हो गया? d/2। दो क्लोजेस्ट एटम सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ले आओ ताकि सबसे पास में आ जाएं, फिर उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के डेटा मेजर करो, अलग अलग वैल्यूज आएंगी, रैंडमली अरेंज हो चुके हैं, जो मिनिमम वैल्यूज आ रही हों उनका एवरेज निकाल करके उसका आधा कर दो, दैट इज वॉन डर वाल्स रेडियस। ऑफ कोर्स इट इज मच एररफुल। ये तो हीलियम के लिए था, ये न्यूक्लियस है उनके। अच्छा, आप चाहो तो सर क्या हीलियम नियॉन आर्गन के लिए ही मेजर कर पाते हैं क्या हम वॉन डर वाल्स रेडियस? नहीं नहीं, मेजर तो किसी के लिए भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल H2 गैस है, H2 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे, ये तो कोवेलेंट रेडियस है, ये रही दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, इस टाइप से। सॉलिड लिक्विड स्टेट में जब हाइड्रोजन को लेके आओगे तो ये मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, ये उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंसेस हैं। नहीं, ये तो कोवेलेंट रेडियस हो गया, ये नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं हम। d1/2 इज R कोवेलेंट। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम तो किसकी बात कर रहे हैं कि दो क्लोजेस्ट एटम निकाल लो, ये रे मान लो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है d2/2,
दिस इज है आर वॉन डर वाल्स, ये है वॉन डर वाल्स रेडियस। कैसे? मॉलिक्यूल्स में वॉन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं थ्रू द वीक फोर्सेस, उनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बीच का आधा करोगे तो दैट विल बी द वॉन डर वाल्स रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस इज द एक्यूरेट वन, slightly lesser than the actual size. Van der Waals radius is much larger than the actual radius. तो इसका मतलब ये हुआ कि Van der Waals radius of an element is much larger than the actual रेडियस। तो इस तरीके से डिफाइन होती हैं। तो वॉन डर वाल्स रेडियस में थोड़ा ध्यान रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन के। तो हाइड्रोजन के लिए सर मुझे अगर रेडियस बतानी हो, एक्चुअल साइज बताना हो, तो मैं क्या बताना पसंद करूंगा, कोवेलेंट रेडियस या वॉन डर वाल्स रेडियस? अरे ऑब्वियसली कोवेलेंट रेडियस मेरे भैया। वॉन डर वाल्स रेडियस तो इमरजेंसी है, मतलब कुछ ना बता पा रहे तो कम से कम कुछ तो बताना ही है जब और कुछ पॉसिबल नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन के लिए मेनली यूज़ करते हैं, बाकियों के लिए हम मोस्टली कोवेलेंट रेडियस यूज़ करते हैं। कोवेलेंट पॉसिबल नहीं है तो मेटालिक रेडियस इस्तेमाल करते हैं। सीजियम जैसा एलिमेंट या पोटेशियम जैसा एलिमेंट मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता, तो फिर ऐसे केसेस में वी प्रीफर टू यूज़ मेटालिक रेडियस। तो इस तरीके से एक्चुअल रेडियस बोलते हैं। अच्छा, सेम एलिमेंट के लिए, किसी एक सेम एलिमेंट के लिए अगर मैं तीनों तरह की रेडियस मेजर कर पा रहा हूँ, कोवेलेंट, मेटालिक और वॉन डर वाल्स, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? लिखो एज ए नोट, पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। फॉर सेम एलिमेंट वी कैन से दैट आर कोवेलेंट से बड़ा होता है आर मेटालिक से बड़ा होता है आर कौन? वॉन डर वाल्स, और वो भी मच ग्रेटर देन। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। अब ये तो था, हमने साइज डिफाइन कर दिया, टाइप ऑफ रेडियस भी डिफाइन कर दी। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज कैसे वेरी करते हैं। क्वेश्चन तो इन्हीं पे पूछे जाते हैं, डेफिनेशन ना पूछते हैं जेई में, वो तो ट्रेंड्स पूछ लेंगे, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, ऑप्शंस दे देंगे, बताओ कौन सा में छोटा, कौन सबसे बड़ा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करते हैं? ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर खींचे चले आएंगे, आ गए, साइज छोटा हो गया, तो साइज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक ही बात होती है, वो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, रेडियस कम होगा। दूसरा, नंबर ऑफ शेल्स। ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना लार्ज होगा, नंबर ऑफ शेल्स n जितना ज़्यादा होगा, जैसे सेकंड पीरियड एलिमेंट में 2 शेल होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट में 3 शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, फोर्थ पीरियड एलिमेंट में 4 शेल होते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एटम का साइज़ बढ़ता चला जाता है, तो नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा तो एटॉमिक साइज भी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो इनके बेसिस पर ट्रेंड्स क्या हैं? ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हम पढ़ भी लेंगे अलग से, बट जनरल ट्रेंड्स क्या हैं? जनरल ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के जनरल ट्रेंड्स क्या हैं इन पीरियोडिक टेबल S&P ब्लॉक में? S&P ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली S&P ब्लॉक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डी के भी आते हैं, तो उसके लिए कलेक्ट चैप्टर होता है 12th क्लास की NCERT में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जनरल ट्रेंड्स क्या हैं जरा देखो, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ट्रेंड्स तो ऐसे ही देखे जाते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहा हो, लेफ्ट से राइट जा रहा हो तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही हैं, सेकंड पीरियड है तो शेल की संख्या तो n की वैल्यू 2 हो गई,
तो सेकंड फैक्टर तो एप्लीकेबल होगा नहीं लेफ्ट से राइट जाने पर इन ए पीरियड। बट जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट से राइट में तो एटॉमिक साइज घटेंगे। तो इन जनरल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। आपकी तरह हम भी सीख गए, एरो डाउन मतलब डिक्रीजेज, एरो अप मतलब इंक्रीजेज। बच्चे लिखते हैं कई बार इस तरीके से शॉर्ट में। और भी बहुत सारे एब्रीविएशंस एक्रोनिम्स यूज़ करते हैं बच्चे, पर ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव हमने कहा था, वैसे तो जेड इफेक्टिव थोड़ा सा बढ़ता है टॉप टू बॉटम, बट नियरली कांस्टेंट मान के चलते हैं हम फॉर ऑल अवर एनालिसिस एंड ऑल अवर ट्रेंड्स डिसीजन में। तो जेड इफेक्टिव को लगभग कांस्टेंट मान लें तो पहला फैक्टर इनइफेक्टिव हो गया टॉप टू बॉटम ग्रुप में आने पर, बट शेल्स बढ़ रहे हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, एक तरीके से साइज एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो साइज इंक्रीजेस। तो ये ऑर्डर है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा। ये एक जनरल ट्रेंड्स हैं, तो ये बात समझ में भी आती है। लिथियम से बड़ा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन। सिमिलरली बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम टाइप से। नॉट ओनली दैट, लाइक फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से। तो ये सब क्या हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये साइज का ऑर्डर है। तो इस तरीके से आप एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स पढ़ते हो, बट एक्सेप्शंस कुछ तो होते ही हैं। पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ना हो तो फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कितने मजे आ जाते, एक्सेप्शन याद ही ना रखने पड़ते। बट सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस तो बहुत बड़े पड़े होते हैं, बट सब नहीं पढ़ने होते। ओनली इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो हमारे लिए रेलेवेंट हैं, पूछे जाते हैं जेईई एग्जाम में, वी हैव टू फोकस ऑन देम। तो लिखो नोटेबल एक्सेप्शंस और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस इन एटॉमिक रेडियस। नोट करेंगे पूरी बात ये वाली। एक्सेप्शंस, ये पहला एक्सेप्शन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जैसे सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं लिथियम से लेकर के, जैसे लिथियम, बेरिलियम में भी ना Li होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्या बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। मान लो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। इन जनरल लेफ्ट से राइट जाने पर साइज बढ़ते हैं, बट एक्सेप्शन ये है लार्जेस्ट इन साइज ये लार्जेस्ट है। वैसे तो साइज घटने चाहिए थे, घटते हैं अप टू लिथियम टू अप टू F size decreases and then size jumps to highest value in neon atom as van der Waals radius is used for neon। रीजन भी समझ में आ गया। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनके लिए मोस्टली हम कोवेलेंट रेडियस यूज़ करते हैं और किसी के लिए मेटालिक रेडियस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लिथियम भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो बड़ी आसानी से हम कोवेलेंट रेडियस यूज़ करते हैं अप टू फ्लोरीन। तो ठीक है, सेम लेवल पे हमने कंपैरिजन कर लिया। बट नियॉन के लिए कोई कोवेलेंट रेडियस पॉसिबल ही नहीं होती है। तो नियॉन के लिए हमारे पास केवल एकमात्र तरीका क्या है कि van der Waals रेडियस ले, विच इज़ मच एररफुल, विच इज़ मच लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस। बट जो है कंपेयर तो उससे करेंगे। तो ड्यू टू द van der Waals रेडियस यूज्ड फॉर नियॉन, साइज ऑफ द नियॉन कम्स आउट टू बी द लार्जेस्ट इन एंटायर पीरियड। बट शायद अगर मान लो नियॉन के लिए कभी फ्यूचर में अगर मान लो कोवेलेंट बॉन्ड बना, वैसे सभी नोबल गैसेस के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे क्रिप्टॉन, जीनॉन के तो कंपाउंड्स बन चुके हैं,
जिनॉन तो बहुत सारे कंपाउंड बना चुका है, XeO3, XeO4, XeF2, XeF4, XeF6, क्रिप्टॉन के भी बन चुके हैं, KrF2, इस तरह के कंपाउंड। तो क्रिप्टॉन और जिनॉन के कंपाउंड्स बन चुके हैं, तो इनके लिए कोवेलेंट रेडियस मिल जाती है और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं होते। बट जिन जिन के खासकर हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके तो एक्सेप्शनल साइज होते हैं, क्योंकि इनके लिए वॉन डेर वाल्स रेडियस ही अवेलेबल है एज ऑन टुडे। कोवेलेंट रेडियस का डेटा अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है कंपेयर तो उससे करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बताओ वाई नियॉन हैज़ एक्सेप्शनली लार्ज साइज, तो बोलोगे क्योंकि नियॉन के लिए हमने मेजर किया है कोवेलेंट वॉन डेर वाल्स रेडियस, बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए मेजर किया है आइदर कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस, विच इज वेरी मच क्लोज टू एक्चुअल रेडियस और एक्चुअल साइज ऑफ द एटम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दूसरा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्या बोल रहे हैं जरा देखो ध्यान से, बोरॉन फैमिली को देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, यहां एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्या, वैसे तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम एक्सपेक्टेड था, बट रेडियस ऑफ गैलियम इज स्लाइटली लेस देन इक्वल टू, कई बार हम मतलब स्लाइटली स्मॉलर है तो कई बार इक्वल साइन भी बोल सकते हैं। स्लाइटली लेस देन याद रखना है हमें, तो स्लाइटली लेस देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। हटाओ ये भी, लेस देन इक्वल टू की जगह लेस देन ही कर दो, चलो है तो छोटा ही ना। तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, दिस एक्सेप्शन is due to poor shielding caused by 10 d electrons filled just before filled in 3D सीरीज। हमने पढ़ रखा है पुअर शील्डिंग होती है डी एंड एफ की, एफ की तो और भी पुअर शील्डिंग होती है। और पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर ये था, NS इज ग्रेटर देन NP इज ग्रेटर देन ND इज ग्रेटर देन NF। न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास NS ऑर्बिटल होता है और सबसे ज़्यादा दूर NF मानते हैं। ज़रा ध्यान दो, गैलियम में और एल्यूमिनियम में क्या अंतर है? गैलियम से पहले कुछ ध्यान दो, गैलियम से पहले वो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 21 एटॉमिक नंबर से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर, ये 31 है और ये 13 है एटॉमिक नंबर। एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31। तो स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट्स जो भरे हैं गैलियम से जस्ट पहले, उसमें इलेक्ट्रॉन डी में गए हैं, डी ऑर्बिटल्स में भरे हैं। डी स्कैंडियम टू जिंक में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे हैं, 3d1, 3d2, 3d3 अप टू 3d10। और डी इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग है, तो इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो पुअर शील्डिंग है। पुअर शील्डिंग के कारण वो प्रोटॉन, भाई एटॉमिक नंबर एक बढ़ता है तो प्रोटॉन भी तो एक जाता है न्यूक्लियस में, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो एक प्रोटॉन भी तो बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जेड इफेक्टिव बिकम्स वेरी हाई इन केस ऑफ गैलियम, और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज घट जाता है। तो दिस एक्सेप्शन इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग कॉज्ड बाय द 10 मतलब 10 डी इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन 3D सीरीज। एज ए रिजल्ट जेड इफेक्टिव इज हाई फॉर गैलियम। जेड इफेक्टिव गैलियम के बहुत हाई होता है और जेड इफेक्टिव अगर हाई होगा तो साइज घट जाता है, छोटा हो जाता है। दैट्स वाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। याद रखना है, पेनिट्रेशन पावर इज सो यूजफुल। चाहे वो और भी चैप्टर्स आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहाँ भी केमिकल बॉन्डिंग में भी ये काम आएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। कई बार वो पढ़ाते हैं कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है,
कार्बन से अटैच्ड होने के कारण, sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो वो सब बातें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपने कितने अच्छे से पेनिट्रेशन पावर को समझा हुआ है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल का मतलब उस ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। हायर पेनिट्रेशन पावर मीन्स मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बीइंग मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है, स्लाइटली छोटा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, और इस कारण से पुअर शील्डिंग होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घट गया। गैलियम का साइज अचानक से घटा हुआ मिलता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। सिमिलर लॉजिक इज एप्लीकेबल फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ होता है एनसीईआरटी में, डी एंड एफ ब्लॉक में, 12th क्लास में। हम तो यहीं पढ़ लेते हैं, हम तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं भाई। यहाँ पर जेई के लिए लॉजिकली सोचना, समझना और याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी बात नोट करो, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम ये। थर्ड एक्सेप्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कैसा लिख रहे थे हम देखें एक बार। 1 2 है तो 3 ऐसे लिख लो। नाम से मालूम पड़ रहा है कि कोई साइज में कमी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन है, घटना। क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड जस्ट आफ्टर लेंथेनम। कैसे, जरा देखें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, हालांकि और आगे तक चलता ही है, गैलियम एंड ऑल दैट। स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। लेंथेनम के बाद में ये इफेक्ट पाया जाता है, स्टार मार्क लगा दो। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, इस तरह के एलिमेंट्स हैं ये, और बढ़ते चले जाएंगे ये। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ठीक है, वो सब हो गए। ये सब यहाँ पाया जाता है ये प्रभाव। और लेंथेनम के बाद में यहाँ पर सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, सीरियम ये 57 होता है, तो 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स में ये पाया जाता है F ब्लॉक। ये 4F सीरीज है। 4F सीरीज का मतलब F ब्लॉक एलिमेंट्स ही है, F ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद ये भी इस तरीके से ये पूरा हो गया। ये यहां पाया जाता है ये प्रभाव। कलर थोड़ा डिफरेंट यूज करते हैं। यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ता है। क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है? देखो समझो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? टॉप टू बॉटम वैसे तो पढ़ा है हमने कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज़ घटते हैं, लेफ्ट से राइट जाने तो साइज़ घटते हैं नॉर्मली। हाँ, लेकिन इनमें भी छोटा मोटा एक्सेप्शन है, पढ़ लेंगे अभी। अब रुक जाओ, थोड़ा ठहरो मेरे भाई। टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ते हैं तो सही है, स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम, नहीं कोई इशू नहीं। बट आपको पता है कि लेंथेनम के बाद 4F सीरीज शुरू हो जाती है, लेंथेनाइड एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स हैं जो कि प्लेस्ड हैं बिफोर हाफनियम, हाफनियम से पहले।
और यहाँ इलेक्ट्रॉन F में भरे हैं। 4f सीरीज़ के इलेक्ट्रॉन्स जब F में भरे हैं और F के इलेक्ट्रॉन्स पुअर भी नहीं, पुअरेस्ट शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं। पुअर शील्डिंग के कारण जेड इफेक्टिव अचानक से, भाई एक एलिमेंट आगे बढ़ रहा हो तो कर क्या रहे हो आप, एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हो न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो न्यूक्लियस के बाहर, तो प्रोटॉन ऐड होने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा है तो वो उस बढ़े हुए जेड इफेक्टिव को रोकने की प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। बट अगर पुअर शील्डिंग हुआ, F इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग है, तो वो बढ़े हुए जेड इफेक्टिव को रोक नहीं पाते। जेड इफेक्टिव क्षमता हुआ बाहर तक बहुत ज़्यादा आता है और हाफनियम में जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जिरकोनियम से हाफनियम पे आते हैं तो साइज बढ़ने की बजाय रिमेन्स नियरली सेम और स्लाइटली रिड्यूस्ड। तो क्या है ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, and these elements are 5D series elements. Period number 4, 5, 6. 4D, 3D series, 4D series, 5D series elements. तो 3D से 4D में आते हैं वर्टिकली डाउन तो साइज बढ़ते हैं एज यूजुअल। फ्रॉम 3D टू 4D, मूविंग डाउन साइज इंक्रीज, बढ़ता है एज एक्सपेक्टेड। साइज बढ़ता है जैसा कि बढ़ना चाहिए। बट व्हेन फ्रॉम 4D टू 5D वर्टिकली डाउन साइज रिमेन्स nearly same or slightly reduced. After lanthanum, it is called lanthanide या lanthanide, एक ही बात है, lanthanide या lanthanide contraction. दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या बोल रहे हैं, 3D से 4D, अच्छा ये कब 4D से 5D पे वर्टिकल डाउन आते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ता, साइज रिमेन्स नियरली सेम और स्लाइटली रिड्यूस्ड, साइज थोड़ा सा घट गया। और आफ्टर लेंथेनम, ये याद रखना लेंथेनम के बाद हुआ है ये, इसलिए लेंथेनम पे स्टार लगाया हमने, मतलब हाफनियम के बाद वाले एलिमेंट्स अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स से बड़े नहीं हैं, या तो बराबर हैं या थोड़े से छोटे हैं। So this is the reason. अच्छा, इसका रीजन क्या है? It is due to the poor shielding of F electrons which are filled just before hafnium or just after lanthanum. तो रीजन क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में, रीजन ऑफ lanthanide contraction, कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज घट गया बढ़ने की बजाय, इज the very poor shielding caused by F electrons filled before hafnium or filled after lanthanum in 4f series. The reason of the lanthanide contraction is the very poor shielding caused by the F electrons filled before hafnium. वापस चलो, ये रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि डीएनएफ ब्लॉक में एक बार फिर आएगा, बट वहाँ पर हम ये कहेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बता करके आगे निकल जाएंगे, अभी पढ़ो। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव यहाँ पाया जाता है, क्या कि 4D से 5D वर्टिकल डाउन आते हैं तो साइज बढ़ने की बजाय लगभग कांस्टेंट या सिमिलर या थोड़ा सा घटा हुआ पाया जाता है। और उसका रीज़न है कि हाफनियम से पहले 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 4f सीरीज में, एंड f इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा। इसका मतलब इसका प्रभाव अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिखूँगा,
स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लैंथेनम, नो एक्सेप्शन, इंक्रीजिंग साइज, नो एक्सेप्शन, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन इसके बाद वालों में क्या, स्कैंडियम के बाद क्या था, टाइटेनियम, उसके बाद जर्कोनियम, जर्कोनियम एंड हाफनियम आर नियरली सेम। और आगे देखो, जैसे कॉपर से बड़ा सिल्वर, बट सिल्वर एंड गोल्ड का साइज नियरली सेम। जैसे जिंक से बड़ा कैडमियम, बट कैडमियम एंड हाफनियम का साइज सेम। इनफैक्ट ये जो प्रभाव है ना, ये प्रभाव आगे तक भी जाता है। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, go into P block also। P ब्लॉक तक ये प्रभाव जाता है। लेड में भी, लेड की फैमिली में भी ये पाया जाता है कि साइज ऑफ द लेड एटम, या इसका प्रभाव आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जब साइज पे प्रभाव पड़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड विद साइज। पढ़ने वाले हैं, आएगी वो प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी वही है। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव P ब्लॉक तक जाता है, केवल D ब्लॉक में नहीं है, आगे तक बढ़ता है ये प्रभाव। तो इसका मतलब जिंक से बड़ा कैडमियम, बट कैडमियम और हाफनियम लगभग बराबर। कॉपर एंड सिल्वर के साइज, कॉपर से बड़ा सिल्वर है, बट सिल्वर एंड गोल्ड आर नियरली सेम। निकल से बड़ा प्लेटिनम, पैलेडियम, पैलेडियम एंड प्लेटिनम आर नियरली सेम। तो बच्चों ये है, हाँ इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम, बट टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, जर्कोनियम और हाफनियम के साइज लगभग बराबर है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो बच्चों ये था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव आयोनाइजेशन एनर्जी में आएगा, बट इतना सब एक्सप्लेन करने की वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे एक्सेप्शंस, ये हो भी गए। इसके बाद इसी में एटॉमिक साइज की बात करें तो 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट में एटॉमिक साइज इज ऑल्सो समटाइम्स इंपॉर्टेंट, सो दैट ऑल्सो वी। तो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स इन 3D सीरीज, पहले पूरी बात नोट करो बच्चों। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। थोड़ा सा आइडिया से करना होता है ये। जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज लगभग घटता है, फिर लगभग इट बिकम्स सिमिलर, और फिर थोड़ा सा बढ़ता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। साइज स्लाइटली डिक्रीजेस फर्स्ट, ग्रेजुअली लिखो, स्लाइटली क्या, इन स्टार्ट इन बिगिनिंग, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज घटता जाता है, घटता ही है। मिडिल में लगभग कांस्टेंट हो जाता है, बिकम्स नियरली कांस्टेंट। इन मिडिल, बिकम्स नियरली कांस्टेंट इन मिडिल। मिडिल में लगभग कांस्टेंट हो गए, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड सो ऑन। Slightly increases at the end. एंड में साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है इन केस ऑफ द कॉपर एंड जिंक।
जनरली ये कॉपर एंड जिंक के बढ़े हुए साइज़ ये एक्चुअली लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ तो नॉर्मली घटता ही है, तो ये तो ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। बट जब मिडिल में पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब डी ऑर्बिटल में भरने शुरू होते हैं तो रिपल्शंस थोड़े बढ़ते हैं एंड दे आर बैलेंस्ड बाय द इंक्रीज जेड इफेक्टिव। एंड में क्यों बढ़ गए? एंड में फुल्ली फिल्ड डी सबशेल है कॉपर एंड जिंक में, और फुल्ली फिल्ड डी सबशेल्स में रिपल्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट साइज इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। In zinc and in copper and zinc, 3D subshell is fully filled and cause greater repulsion. रिपल्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं, और रिपल्शन बढ़ गए तो रिपल्शन कम करने का एक तरीका ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को थोड़ा दूर दूर कर दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने के लिए साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। ग्रेटर रिपल्शन एंड साइज इंक्रीजेस स्लाइटली, थोड़ा साइज बढ़ जाता है। बस ये ट्रेंड्स पता होने चाहिए। कॉपर और जिंक का साइज एंड में थोड़ा सा बढ़ा हुआ, थोड़ा सा का मतलब इतना नहीं कि वो स्कैंडियम से भी ज़्यादा हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं। तो इस तरीके से ये बात आप कहते हो। तो बच्चों ये थे ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन 3D सीरीज। अच्छा, एटॉमिक रेडियस तो पढ़ लिया हमने, बाकी तो क्वेश्चन आएंगे तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व। आयंस भी तो बनते हैं, एटम्स ही तो आयंस बनते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, उनके साइज पर भी बात करेंगे। एक बार नोट करेंगे पूरी बात। चलो भाई बच्चों, बात करेंगे आयनिक रेडियस की। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस में ही आयंस भी तो एग्जिस्ट करते हैं, कैटायन एनायन। तो लिखो आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में भी दो तरह की बात हम करेंगे, कैटायन एनायन। अब कैटायन तो कैसे बनता है? न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, कैटायन बन गया। इलेक्ट्रॉन ही तो रिमूव किया है, प्रोटॉन थोड़ी रिमूव किया है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतनी ही है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, तो क्या होगा? साइज घटेगा। तो साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। जैसे इस बात को कह भी सकते हैं कि रेडियस ऑफ Na प्लस विल बी शॉर्टर देन स्मॉलर देन सोडियम एटम। रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस इज लेसर देन रेडियस ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो साइज कैटायन का छोटा होता है देन द कॉरस्पॉन्डिंग एटम। अच्छा, एनायन, एनायन में क्या किया आपने? इलेक्ट्रॉन ऐड किया, प्रोटॉन उतने ही हैं, तो जेड इफेक्टिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिलेटिवली घट गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो रिपल्शंस बढ़ जाते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ता है। तो साइज बढ़ जाता है तो साइज ऑफ एन आयन इज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। अच्छा, लार्जर में भी क्या? अच्छा खासा लार्जर, मच लार्जर, मच लार्जर, मच लार्जर। जैसे रेडियस ऑफ F माइनस इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम। ये लगभग फ्लोरीन एटम लगभग ऐसी होता है 0.8 एंगस्ट्रॉम, तो ये लगभग 1.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। नहीं, ये डेटा याद नहीं रखना है आपको, मैं तो सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि कई बार बच्चों को फीलिंग आती है कि फ्लोरीन एटम अच्छा 0.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, तो फ्लोराइड आयन कितना जरा सा बड़ा होगा, जरा सा नहीं बड़ा, 8 दूनी 16, मतलब 80-90% साइज बढ़ गया। तो फ्लोराइड आयन इज मच लार्जर देन फ्लोरीन एटम। सिमिलरली क्लोराइड आयन इज ऑल्सो मच लार्जर देन क्लोरीन एटम। तो एनायन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से अच्छा खासा ज़्यादा होता है। कारण भी है। फ्लोरीन के बारे में एक बात थोड़ा समझें इस बात को कि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का पी ब्लॉक के एलिमेंट्स काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस शेल में
वो जो पी सबशेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 भरे हुए हैं, तो समहाउ पैक्ड हैं। एटॉमिक नंबर तो 9 होता है फ्लोरीन का। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 भर सकते हैं, 7 भरे हुए हैं, तो जैम पैक्ड हैं वो अच्छे खासे। एक इलेक्ट्रॉन और भी आ जाता है तो अच्छा खासा हैवी रिपल्शन होता है, और रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ना हो तो क्या करते हैं, ये रिपल्शन कम करने की कोशिश करते हैं। और रिपल्शन कम कैसे होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाए, दूर दूर हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा ले। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने के चक्कर में F- का साइज अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो एनायन इज मच लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। सिमिलरली R ऑफ द Cl- इज मच ग्रेटर देन क्लोरीन एटम। अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अच्छा, कोई कहे कि सब में छोटा एटम कौन, हाइड्रोजन। सब में बड़ा एटम कौन, एल्केली मेटल्स में सबसे नीचे सीजियम बोल सकते हैं। सबसे छोटा एनायन F- होता है, फ्लोराइड आयन, H- नहीं। तो H- में साइज अच्छा खासा बढ़ता है। तो ध्यान दो, रेडियस ऑफ H- इज नॉट वेरी स्मॉल। एज H- में E/P रेशियो एंड H- इज 2:1। कैसे, जरा इस बात को समझो, यहाँ जरा समझना। अगर मैंने F से F- बढ़ाया तो E/P रेशियो कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन 9 थे, प्रोटॉन भी 9 थे, और अब 10/9 हो गया। 9/9 से 10/9 कितने परसेंट बढ़ गया, 10/9 है ये। कितने परसेंट राइज हो गया, परसेंटेज इंक्रीज इन E/P। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 10/9 माइनस 9/9 मतलब 1/9/9 मतलब 1। तो कितना हो गया, 9 1/9 इंटू 100%, लगभग 11% अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, ये देखना जरा, H से H- पे जाओ तो E/P की वैल्यू 1/1 से 2/1, तो मतलब कितना परसेंट, 100% इंक्रीज। ध्यान दो, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन था न्यूक्लियस के अंदर, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करे रखा है। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते रायता फैल गया, रायता फैल गया मतलब साइज अच्छा खासा बड़ा हो गया। देखो, मतलब 9 प्रोटॉनों को 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने में उनको हाथ पांव फूल गए। तो यहाँ तो भैया डबल हो गई है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर रहा था, अब एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर रहा है। तो सोचो साइज कितना ज़्यादा बढ़ा होगा। तो साइज अच्छा खासा बढ़ जाता है। और कहते भी हैं कि साइज ऑफ H- इज समवेयर अराउंड फ्लोराइड आयन का साइज। तो H- इज नॉट द स्मॉलेस्ट आयन, F- इज द स्मॉलेस्ट आयन। H- का साइज फ्लोराइड आयन से बढ़ जाता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो H- इज नॉट द वेरी स्मॉल आयन, स्मॉल साइज, नॉट वेरी स्मॉल साइज। क्यों, क्योंकि H- में E/P रेशियो इन H- इज 2:1। 2:1 का रेशियो है, अच्छा खासा बढ़ जाता है, इसलिए H- अनस्टेबल भी है। तो H- इज अनस्टेबल आयन। एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिन स्पीशीज में H- प्रेजेंट होता है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। H- की पूरी कोशिश होती है कैसे भी करके हाइड्रोजन एटम में या H+ में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए स्पीशीज कंटेनिंग H- आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि ये सब बातें जब हम कोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, तो वहाँ इन सब बातों को बताते हैं डिटेल में। तो ये थे एनायंस। इसी में एक टर्म डिफाइन करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। नाम से मालूम पड़ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखो पूरी बात, जरा नोट करो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आयंस हैविंग same number of electrons,
ऐसे आयन्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें तो N3- ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+। अच्छा, इनमें जरा देखें एक बार E/P रेशियो कितना है। E/P किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन 10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 10/12, 10/13। अब एक बात तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन सब में बराबर हैं, ईच हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कैसे? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और आ गए, 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी कम है, तो जेड इफेक्टिव काफ़ी कम होगा N3- में, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज क्या होगा? लार्ज होगा। तो ये साइज का ऑर्डर है। तो एक तरीके से यूं भी कह सकते हो कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो इन सभी में ये जो आयन मैंने लिखे हैं यहां पर, डिक्रीजिंग जेड इफेक्टिव, सो डिक्रीजिंग जेड इफेक्टिव नहीं, ये डिक्रीजिंग साइज हुआ। जेड इफेक्टिव तो यहां लोएस्ट है, वहां हाईएस्ट है। करेक्शन कर लेंगे इसको। डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। अच्छा, साइज ऐसे N3- से ज्यादा ऑक्साइड आयन, से ज्यादा F- से ज्यादा Na+, Mg2+ एंड Al3+। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? जेड इफेक्टिव का। इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस साइज को कंपेयर करना बड़ा आसान है। जहां पर E/P रेशियो ज्यादा होगा वहां साइज ज्यादा होगा। तो अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस E/P जितना ज्यादा साइज उतना ही ज्यादा। तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू कंपेयर, बड़ी आसानी से ये आप आयंस को कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कई बार कंपैरिजन करते हैं, मान लो क्वेश्चन हो कंपेयर साइज अमंग, मान लो कुछ इस तरीके से कंपेयर करने लगे जैसे फॉस्फाइड आयन और सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन। तो बड़ी साफ बात है, फॉस्फाइड सल्फर, फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन, 3 और आ गए 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18 आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। तो ऐसे में क्या होगा? E/P निकाल लो। तो E/P टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन प्रोटॉन्स का रेशियो 18/15, 18/16, 18/17। तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्जेस्ट साइज किसका? जिसका E/P ज्यादा है। तो फॉस्फाइड आयन इज लार्जर इन साइज देन सल्फाइड आयन देन क्लोराइड आयन। डिक्रीजिंग साइज, आयनिक रेडियस। तो बच्चों ये तरीका होता है कंपैरिजन करने का। अच्छा, कंपैरिजन करने में कई बार एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है कि जैसे कई बार क्वेश्चन में कंपेयर ऐसे करवा लेते हैं कि क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड फ्लोराइड आयन में कंपेयर करो, कंपेयर साइज। तो देखो बच्चों, इन सवालों में एक बात का ध्यान रखना होता है। ऑब्वियसली अगर मैं इनको सजाऊं तो ऐसे हो जाएगा, ये ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन रखा है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर रखा है। अच्छा, ये दोनों आपस में ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑब्वियसली ऑक्साइड आयन इज ग्रेटर देन फ्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन इज ग्रेटर देन क्लोराइड आयन। बट साथ ही साथ ये ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन फ्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन इज ग्रेटर देन ऑक्साइड आयन। ये तो पक्की बात है।
ऑक्साइड एंड फ्लोराइड क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर्ड। सल्फाइड एंड क्लोराइड क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर्ड, E/P रेशियो के बेसिस पर। फ्लोराइड और क्लोराइड में क्या रिलेशन है? सेम पीरियड, सेम ग्रुप, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेंगे। क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन फ्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन इज ग्रेटर देन ऑक्साइड आयन। बट कैसे कंपेयर करें बिटवीन क्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन? तो देखो एक बात ध्यान दो, अगर एक एक्स्ट्रा पीरियड बन गया है तो साइज ऑफ द क्लोराइड आयन लार्जर होगा ऑक्साइड आयन से। ऑक्साइड आयन फ्लोराइड आयन से थोड़ा सा बड़ा है, बट क्लोराइड आयन फ्लोराइड आयन से अच्छा खासा बड़ा है, तो क्लोराइड आयन विल बी ग्रेटर देन ऑक्साइड आयन। तो यही याद रखना है। तो साइज का ऑर्डर, फ्लोराइड आयन से बड़ा ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन से क्लोराइड आयन, देन सल्फाइड आयन। ये है इंक्रीजिंग साइज। बट इसमें कभी कभी एक्सेप्शन भी आता है। एक एक्सेप्शन भी है, याद रखना ऐसे नोट करके। ये IIT में आया हुआ भी है क्वेश्चन। क्या कि लिथियम प्लस का जो साइज है दैट इज बिगर देन मैग्नीशियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ इज बिगर देन Al3+। नहीं, मैग्नीशियम 2+ और Al3+ तो कंपेयर कर सकते हो। क्यों? दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। मैग्नीशियम 2+ थर्ड पीरियड एलिमेंट, एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड एलिमेंट, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑब्वियसली Al3+ छोटा होगा, E/P रेशियो कम है। बट लिथियम और मैग्नीशियम में कैसे कंपेयर करें? फैक्चुअल, ये फैक्ट है। फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब ये थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखना। जेई ने पूछा हुआ है, IIT ने पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन एक बार, बहुत पहले, वंस अपॉन अ टाइम समवेयर इन 1990s के ऑर्डर में पूछा हुआ है। जैसे ये होता है लगभग 0.76 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम होता है लगभग 0.72 एंगस्ट्रॉम, और ये तो काफ़ी कम होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ में बहुत ही क्लोज है। तो जब तक याद नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू टेल। वैसे चार्ज इज ए डोमिनेंट फैक्टर हियर, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा फैक्टर है डोमिनेंट, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि ये याद कर लें तो सफिशिएंट है, इस तरह की बात को ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व। आसान सी चीज़ें होती हैं। एटॉमिक साइज, एक प्रॉपर्टी पूरी हो गई। 4 में से 4 प्रॉपर्टी कौन सी? एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक आयनिक सब हो गए। दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हेडिंग लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी, नोट इट डाउन। आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? किसी एटम से कोई भी हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कुछ भी, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाउंड है ना। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है थ्रू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब उसको न्यूक्लियस के प्रभाव से निकालना है तो जान तो लगानी पड़ेगी ना, ताकत लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सो वट एवर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखते हैं डेफिनेशन। It is the energy needed to remove the most loosely held electron it is the energy needed to remove most loosely held electron from an isolated gaseous atom of an element. So it is the energy needed to remove या required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom. gaseous atom के लिए डिफाइन होते हैं, ये ध्यान रखना है। This is called ionization energy। जैसे मान लो एग्जाम्पल M, कोई एटम है किसी एलिमेंट का, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है।
M+ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है कहलाएगा I1 ऑफ किसका, मैग्नीशियम का, M गैस। इस तरीके से I1 का मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा ये टर्म ऐसे चलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, रिमूव तो कर ही सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एनर्जी से तो कुछ भी करवा लो, एनर्जी देख के तो आप कुछ भी करवा सकते हो। तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो इस टाइप से, M2+ गैस, आपने M+ से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये कहलाएगी I2 ऑफ M गैस, या फिर इसे कई बार ऐसे बोलते हैं I1 ऑफ M+ गैस। अच्छा एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो और ट्राइवेलेंट कैटायन बनाना हो तो ऐसे लिखेंगे M3+ गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो इसे बोलोगे, क्या बोलोगे, सुनो क्या बोलोगे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, I3 मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, M गैस की, या फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, M2+ गैस की, या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, M+ गैस की। इस तरीके से डिफाइन होता है ये। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M, या फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M2+, या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M+। इस तरीके से आप ये बात M2+, यहां M2+ आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यहां आ जाएगा M+ और यहां M2+, इस टाइप से। ये कन्वेंशन है। एक किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मोनोवेलेंट कैटायन बन गया, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, बाईवेलेंट कैटायन बन गया, I2 कहलाएगा उसका M का, या फिर M+ का I1 कहलाएगा। फॉर द सेम एलिमेंट, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर सेम एलिमेंट I1 I2 से छोटा होगा, I2 I3 से छोटा होगा, एंड सो ऑन। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज गो ऑन इंक्रीजिंग। I1 I2 I3 सब क्या कहलाते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी गो ऑन इंक्रीजिंग। क्यों सर, ऐसा क्यों, अरे खुद ही देख लो ना। M एटम है, M एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल है एटम पर। इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा जान लगानी पड़ी, निकल गया, बट निकलते ही कैटायन बना और कैटायन का साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जेड इफेक्टिव थोड़ी कम हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, साइज छोटा होने की वजह से कैटायन का साइज जब छोटा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो गया। साइज छोटा होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आ गए, वहाँ से निकालना और मुश्किल है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। I2 इज ग्रेटर देन I1, सिमिलरली I3 इज ग्रेटर देन I2। तो किसी भी एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज गो ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी है ये, ऐसी एक टर्म होता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बिल्कुल सिमिलरली डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डेल्टा HIE। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन होता है बेस्ड ऑन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज ये एंथैल्पी चेंज है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ atoms, gaseous atoms, gas atoms of element are converted into gaseous cations. So it is the enthalpy change when 1 mole of the gas atoms of an element are converted into gaseous cations. तो एलिमेंट्स अगर कैटायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कहलाता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। मीनिंग वही है। इनके लिए कैसे डिफाइन करते हैं, इस टाइप से,
तो जैसे m ये एक मोल के लिए डिफाइन होता है, वो एक एटम के लिए डिफाइन होता है। तो m प्लस, देखो मैंने क्या बात बोली, ध्यान देना, ये एक एटम के लिए डिफाइन होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक एटम के लिए, ये एक मोल के लिए, बट दोनों का सेंस काफी कुछ सिमिलर होता है। तो ये मान लो ये 1 मोल था, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच आई वन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, m की। ऐसे ही अगर m प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो m2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच I2 ऑफ m गैस। अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, बिल्कुल वही तरीका है, तो m3 प्लस बन गया। तो डेल्टा एच आर को क्या बोलोगे, डेल्टा एच I3 किसका, m का। और ये पॉजिटिव वैल्यूज होगी। एंथैल्पी प्रोसेस इज रिक्वायरिंग एनर्जी। रिएक्शन भी दो तरीके की होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और यहां पॉजिटिव होता है, मतलब हीट लिबरेटेड, यहां हीट एब्सॉर्ब्ड। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट लिबरेट होती है प्रोसेस में, और एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होती है। आयोनाइजेशन ऑफ एलिमेंट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है एटम से, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है बाय द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, रिमूव करना है तो वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स, एंडोथर्मिक फॉर एलिमेंट्स। तो बच्चों इस तरीके से आप ये बात डिफाइन करते हो। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी और ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है ट्रेंड्स की। पीरियोडिक टेबल में हमसे तो ट्रेंड्स ही पूछे जाते हैं, तो पहले तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन। अच्छा, ये ध्यान रखना, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। बोथ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच आई ई, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आर इंटरचेंजेबल terms having same meaning। मीनिंग वाइज दोनों सेम ही होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ट्रेंड्स के लिए हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम होगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर। अच्छा, साइज अगर लार्ज है, तो एटम का साइज अगर लार्ज है तो इसका मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन, दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी लेस। थर्ड, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर हाईली स्टेबल, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं होता, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from half filled and fully filled is high।
क्यों? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ चुके हैं इस बात को हम कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्पेशली स्टेबल, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो चाहते नहीं कि हम डिस्टर्ब हों, और फिर भी आप डिस्टर्ब करना चाहो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहो तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस इज हाई। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस इज हाई। समझ गए आप? क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर हाईली स्टेबल। इसी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, पेनिट्रेशन पावर का। क्या है वो? पहले नोट करेंगे। फोर्थ, कैसा लिख रहे थे हम? हाँ, subshell from which, या orbital from which electron is removed. रिमूव ही होगा क्योंकि आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जैसे NS इज ग्रेटर देन NP इज ग्रेटर देन ND NF। डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर है इसकी। कितनी बार तो ये टर्म आ चुका है अब तक। ये घटता हुआ क्रम है पेनिट्रेशन पावर का। इसका मतलब एंड हेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो 3s या 2s ही ले लो, चलो 2s और 2p में कंपेयर करना हो, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा? 2s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इज मोर डिफिकल्ट that is requires greater energy. Then from 2p, अगर इलेक्ट्रॉन 2s से रिमूव कर रहा हूं और 2p से रिमूव कर रहा हूं तो 2s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, 2s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम होगा, मोर एनर्जी इज नीडेड। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 2s इन कंपैरिजन टू 2p। इस बात का ध्यान रखना है, काम आएगा ये हमारे एनालिसिस में। ये हैं मेन फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके अगर हम ट्रेंड्स देखें पीरियोडिक टेबल में तो कैसे होंगे, लेट अस सी। Trends of ionization energy in periodic table. फ्रॉम लेफ्ट से राइट जाओ, इन जनरल ट्रेंड्स हैं ये। तो इन जनरल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर साइज भी घटते जाते हैं, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन जनरल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ते चले जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं हम, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती हैं, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जीज घटती हैं। और बड़े कॉमन से एग्जांपल भी हैं, जैसे लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इस तरीके से। तो डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं ये। गॉट द पॉइंट? इस तरीके से हम ये बात कह पाते हैं। बट लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती हैं,
तो ये बड़े कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं दैट वी अंडरस्टूड। अब बात आती है कॉमन एक्सेप्शंस, बात आती है एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और कई बार इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या है एक्सेप्शन? पहला एक्सेप्शन तो देखो यही है, जैसे बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जरा देखना, यहां है एक्सेप्शन, यहां है एक्सेप्शन। क्यों है एक्सेप्शन? जरा ध्यान दो। बेरिलियम का एक्सेप्शन, या पहले यहां देखो, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे नाइट्रोजन या NH2 NP3, 2s2 2p3, 3s2 3p3, थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड का एलिमेंट, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। वाइट वाले से लिख के देखें यार, हम वाइट से लिखते ना है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर हाईली स्टेबल। तो नाइट्रोजन लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी? यूजुअली बढ़ती चली जाती हैं, बट नाइट्रोजन की कार्बन से तो ज़्यादा है ही, बट ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये हाफ फिल्ड है, यहाँ हाफ फिल्ड नहीं है। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन से भी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी I1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन, बल्कि ऐसे लिख दो, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो ग्रेटर देन ऑक्सीजन, phosphorus is greater than silicon, phosphorus is greater than sulfur, I1 trends। ये हैं ट्रेंड्स। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा एक बात ध्यान देना, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए था, है कोई दिक्कत नहीं है, बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं है कभी, ऑक्सीजन से ज़्यादा, हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, अरे ऐसे थोड़ी होता है। एडजेसेंट एलिमेंट्स में एक्सेप्शन है, तो नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बट लेस देन फ्लोरीन, फास्फोरस इज मोर देन सल्फर बट लेस देन क्लोरीन। क्यों? क्योंकि यहाँ जेड इफेक्टिव काफ़ी बढ़ गया है फ्लोरीन क्लोरीन में, एटॉमिक नंबर भी तो 2 से बढ़ गया है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो 2 बढ़े हैं, तो ये एडजेसेंट में होता है। जरा यहाँ देखना, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे NH2 NP0, ये है NH2 कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में, पी में तो है ही नहीं। और यहाँ बोरॉन में क्या है जरा देखना, NH2 NP1। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन नहीं है, बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा है, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन NH से रिमूव हुआ और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन P से रिमूव हुआ, और अभी भी पढ़ा है कि NH की पेनिट्रेशन पावर NP से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज़्यादा तो है ही, बोरॉन से भी ज़्यादा है। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा तो है ही, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है। और ये ट्रेंड किसके लिए? I1 ट्रेंड्स। एक्सेप्शन है ये, याद रखना, मैंने नोट भी कर दिए, अंडरलाइन कर दिया कि ये एक्सेप्शन है। बाकी लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जीज यूजुअली इंक्रीजेस, ये पहला एक्सेप्शन। बाकी 2 एक्सेप्शन आपने साइज में पढ़ लिए। साइज वाला एक्सेप्शन विल ट्रांसलेट इनटू आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा? गैलियम एल्यूमिनियम वाला, और कौन सा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला। पहले पूरी बात नोट करो जरा बच्चों। नेक्स्ट एक्सेप्शन, ये पहला नंबर डाल दिया था ना हमने, हाँ फर्स्ट। सेकंड एक्सेप्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी IE
of gallium is slightly greater than that of एल्यूमिनियम। रीजन बता चुके हैं हम पहले ही, साइज में था ये एक्सेप्शन, बट अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी में भी होगा। वो क्यों? पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो कह भी सकते हो और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। हालांकि डिफरेंस इज वेरी स्मॉल ड्यू टू पुअर शील्डिंग caused by d electrons filled in 3D series elements। कहाँ? स्कैंडियम टू जिंक। इस कारण से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तीसरा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? पढ़ चुके हैं हम। लेंथनम के बाद वाले एलिमेंट्स में जब 4D से 5D में आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटने की बजाय बढ़ जाती हैं। तो आफ्टर लेंथनम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D। अच्छा, 4D। नॉट ओनली दैट, ऑल्सो ionization energy of 5D is also greater than ionization energy of 3D। जैसे क्या था वो, जैसे स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथनम के बाद में ये प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि उसके बाद में तो ये सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक भी हैं एलिमेंट। उसके बाद फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, और उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और इसके बाद वो जिंक, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और मान लो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड सो ऑन। यहाँ पाया जाता है वो प्रभाव। मैंने पहले बताया भी था आपको जब साइज पढ़ रहे थे। यहाँ पाया जाता है वो प्रभाव, और ये आगे तक जाता है, आगे तक जाता है। इफेक्ट गोज टू पी ब्लॉक ऑल्सो। पी ब्लॉक तक ये प्रभाव जाता है। तो क्या है ये प्रभाव? स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथनम में नहीं है। यहां तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाती है, बट लेंथनम के बाद वाले एलिमेंट्स में 5D सीरीज का एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जिरकोनियम से ज़्यादा, और हाफनियम इज ऑल्सो ग्रेटर देन टाइटेनियम। तो एक तरीके से मैं इसको अगर बोलूं तो ऐसे बोल पाऊंगा, क्या कि गोल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सिल्वर, हाफनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन जिरकोनियम, मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन कैडमियम। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। 5D सीरीज के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D से ज़्यादा होती है, इवन 3D से भी ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। हाफनियम इज ग्रेटर देन जिरकोनियम, हाफनियम इज ऑल्सो ग्रेटर देन टाइटेनियम, गोल्ड इज ग्रेटर देन सिल्वर, गोल्ड इज ऑल्सो ग्रेटर देन कॉपर। तो यही तो पॉइंट है, ये जो लिखा है हमने। हालांकि इसका रीजन वही है, पढ़ चुके हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखना है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से साइज में भी प्रभाव आया, और साइज के ऊपर डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी ये इफेक्ट पाया जाता है। याद रखना है जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। नोट करेंगे बच्चों। तो ये थे बच्चों एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद कई बार हमसे कुछ
क्वेश्चंस भी पूछ लिए आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, जैसे मान लो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पूछते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स में। कंपेयर I1 अमंग, मान लो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। I2 अमंग बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। हालांकि I1 तो हमने कंपेयर करवा रखे हैं, एक्सेप्शन वगैरह भी थे वो बता रखे थे। I2 को आप कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। कैसे? खुद करो, फिर मैच करना मैं क्या बता रहा हूं, डू इट। हाँ भाई, पहला तो बड़ा आसान था, देखो कैसे। जैसे फर्स्ट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3। ये खास बात आ गई, हाफ फील्ड 2s2 2p4। तो बस साफ दिखाई पड़ता है बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन। एक्सेप्शन था नाइट्रोजन। तो ये है I1 का ऑर्डर, बढ़ता ऑर्डर। जरा सेकंड पे आओ, हम जरा देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। I2 की बात कर रहे हैं। I2 का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव करा चुके हो। एक एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करा लिया तो ये B क्या बन गया, B+ बन गया। C क्या बन गया, C+। N क्या बन गया, N+। D क्या बन गया, O+। एक रिमूव इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये बन गई है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, 2s2 2s2 2p1, 2s2 2p2। और ये ऑक्सीजन प्लस क्या बन गया, 2s2 2p3। अब ये नाइट्रोजन जैसा बन गया, अब ये नाइट्रोजन जैसा बन गया। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो देखो B+ की ज़्यादा आयोनाइजेशन की एनर्जी होगी देन कंपेयर टू C+। तो C इज ग्रेटर देन बोरॉन, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये है I2 का ऑर्डर। समझ नहीं आया? समझो बात को, मत लिखो ऐसे, चलो मत लिखो, कोई बात नहीं, इसी से कर लो। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का ये ऑर्डर था, ठीक है। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये बोरॉन क्या बन गया, 2p में तो 0 हो चुका, 2s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। यहाँ 2s2 2p1 बन चुका है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। ये 2s2 2p2 बन चुका है और ये 2s2 2p3 बन चुका है। एक तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसा बन गया एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में, हाफ फील्ड बन चुका है। हाफ फील्ड है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लार्जेस्ट वन। और बोरॉन में से अब इलेक्ट्रॉन 2s में से रिमूव होगा, हाई पेनिट्रेशन पावर है, तो उस इफेक्ट को ध्यान रखें। तो बोरॉन की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कार्बन इज लेस देन बोरॉन, इज लेस देन नाइट्रोजन, इज लेस देन ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चों को एक बार नहीं 2-3 बार घूर घूर के इसे पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के ये बात याद हो पाती है। अच्छा, और एक क्वेश्चन लेना। कंपेयर I1 अमंग chromium and manganese. Also compare I2. करो इस क्वेश्चन को भी। क्रोमियम एंड मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना जानते हो, सीख चुके हो। I1 कंपेयर करो, I2 भी कंपेयर करो। Electronic configuration plays an important role. Half filled and fully filled plays an important role. Whatever factor you studied here, the factors affecting the ionization energy, all will be useful over here. Do it. हाँ देखना, क्रोमियम 24, वो तो आर्गन तो ठीक है ही, 3d5 4s1। मैंगनीज 26, आर्गन 3d5 4s2। साफ दिखाई पड़ता है कि क्रोमियम के राइट साइड में मैंगनीज है और एस में से इलेक्ट्रॉन दोनों में से रिमूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव ज़्यादा, लेफ्ट राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ना I1 ऑफ क्रोमियम से बड़ा है I1 ऑफ मैंगनीज। ठीक, बट जरा I2 पर आओ। I2 के लिए बस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हो, तो क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कहाँ से जाएगा, 4s में से रिमूव हुआ, अब बचा 3d5। सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3d5 में से जाएगा, हाफ फील्ड में से जाएगा, और मैंगनीज में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अभी भी 4s1 बचा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन 4s वाला रिमूव होगा। यहाँ हाफ फील्ड होने की वजह से फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्रोमियम से ज़्यादा मुश्किल है, तो I2 ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन I2 ऑफ मैंगनीज। ये है आंसर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़े छोटे छोटे सवाल होते हैं, बट बच्चों यू हैव टू सॉल्व देम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ी सी बातें और बाकी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।